मीर साहब की गिरफ्तारी के बाद अभी काफी वक्त गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। अब कानून तो ये कहता है कि जब आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हो तो आप उसको फौरी तौर पे अदालत में पेश करते हैं। तो जब कानून नाफिज करने वाले खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हों तो फिर लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। इक्तदार की हवस में ताकत के नशे से चूर चंद किरदार पाकिस्तान की शारक से खेल रहे हैं और इन्हें आइडिया भी नहीं है कि इनका खेला हुआ ये खेल कल पाकिस्तानियों को कितना भारी पड़ेगा। यानी कल आपको पछताना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही नतीजा हुआ। एक जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फायदे के लिए बांग्लादेश में तजर्बा किया, नतीजा पूरे पाकिस्तान ने, सारे पाकिस्तानियों ने भुगता। एक दूसरा जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फायदे के लिए अफगानिस्तान में जहाज शुरू करवाया, नतीजा पूरा मुल्क आज तक भुगत रहा है। वही जर्नैल था जिसने मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की बुनियाद डाली, उन्हें बनाया, उसका नतीजा भी पूरे पाकिस्तान ने भुगता और बार बार भुगत रहा है। जराइम पेशा अफराद को और ताजरों को वो सियासत के अंदर लेकर आया, हम नुकसान उठा रहे हैं। एक और जर्नैल था, उसने अपने वक्ती मफाद और जाती अना के चक्कर में अकबर बुगटी को शहीद कर दिया और बलूचिस्तान में वो चिंगारी उसने भड़काई जो अभी तक एक बहुत बड़ी आग में बदल चुकी है। पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में धकेल दिया और 80,000 लाशें हमने उठाई हैं। ये एक जर्नैल ने सिर्फ अपने इक्तदार के लिए किया था। एक और जर्नैल आया जिसने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान का भट्टा ही बैठ गया। अभी तक पाकिस्तान उस गर्दाब से नहीं निकल पा रहा, मामला नहीं संभल रहे और इस वक्त फिर एक मर्तबा वही तजुर्बा कश्मीर में किया जा रहा है। नफरत का बीज बोने वाला तो चला जाएगा, लेकिन यह फसल पाकिस्तानियों को काटनी पड़ेगी और कौम इस आग में झुलसती रहेगी, जैसे हमारे साथ पिछले 70 साल से हो रहा है। तो किसी को भी समझ नहीं आ रही, कोई होश के नाखून नहीं ले रहा, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि लोगों के भी कोई हुकूक होते हैं। बस बंद कमरों में फैसले करेंगे, हम चीजें मुसल्लत करेंगे, हम जो कहेंगे पाकिस्तान वैसे ही चलेगा क्योंकि हम आसमान से उतर कर आए हैं, हमारा दिमाग शायद ज्यादा काम करता है और अवाम कीड़े मकोड़े, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कश्मीर के अंदर नादरीन सूरत यहां तक नफरत की पहुंच गई है कि बाग जो कश्मीर का इलाका है, इसके जो जनूबी देहात है उनकी मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं। बाकायदा ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ, हमने देखा भी कि वहां मसाजिद के अंदर ऐलान करवाए गए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं वो हमारे इलाके का रुख ना करें वोट मांगने के लिए, मेहरबानी करके। अब इस लेवल तक नफरत को फैलाया गया है, लोग ये चाहते ही नहीं है कि वहां पे कोई वोट मांगने आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन आजाद कश्मीर का लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद करना है या तहरीक इंसाफ के लोगों ने करना है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चंद चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी और वो रहेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आजाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। अभी आपने देख लिया कि उनको बल्ले का निशान मिला और फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। आज के दिन में दोबारा वहां पर समाअत भी होनी है। लगता तो नहीं है कि बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो इन कंडीशंस के साथ मिलेगा कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, बल्ले का निशाना उनके पास फिर नहीं है। नंबर 3, इमरान खान पहले ये कह चुके हैं 2008 के इंतखाबात में, जब इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया था आम इंतखाबात का, तो इमरान खान साहब ये बार बार उसके बाद कहते रहे कि उनकी जिंदगी में जो सियासी गलतियां हैं उनमें सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती यह थी कि उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ जिला वतनी में था, 2002 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बदतरीन हालात रहे, डिक्टेटर्स ने, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी जमातें इलेक्शनों में हिस्सा लेती रही। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि 2008 में इंतखाबात ना लड़ना उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। नंबर 4, मुझे बेनजीर भुट्टो की एक बात याद आती है। बेनजीर भुट्टो जब जिंदा थी तो आखिरी दफा वो लाहौर आई तो वो जहां जहां गई बतौर रिपोर्टर में वहां साथ साथ जा रहा था। तो बेनजीर भुट्टो कुछ सियासतदानों के साथ बैठी हुई थी और वहां पे कुछ बहस चल रही थी और हम रिपोर्टर भी वो बातें सुन रहे थे। तो मुझे उनका एक जुमला याद है बेनजीर का, उन्होंने कहा था कि जहां भी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का एक भी वोटर मौजूद होगा हम उसे तीर का निशान जरूर देंगे। यानी उन्होंने कहा कि किसी जगह में अगर हमें सीट नहीं भी मिलती तो हमें अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा करना है हर जगह पे इलेक्शन में, ताकि हमारा कोई एक भी सपोर्टर वहां पे है तो उसे बैलेट पेपर के ऊपर तीर का निशान मिले और उसके ऊपर वो ठप्पा लगाए। ये बेनजीर भुट्टो की सोच थी। इमरान खान से मुलाकात बिल्कुल बंद है, तो इस फैसले में इमरान खान साहब तो कुछ कर नहीं सकते। 5वां नुकता यह है कि जाके इमरान खान से पूछेंगे जनाब हमने इलेक्शन लड़ना है या बाइकआउट करना है, तो वो इमरान खान साहब से
ابھی رابطہ ہو نہیں رہا. نمبر 6 یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن نہیں لڑتی تو آنے والی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں ہوگا. یعنی وہاں پہ جو ایوان بنے گا, جو اسمبلی بنے گی, اس میں تحریک انصاف نہیں ہوگی, اپوزیشن ہوگی ہی نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں مل کے ہی حکومت اور اپوزیشن بنا لیں گے. مسلم کانفرنس ان کے ساتھ ہوگی, فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے, تو یہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کسی نے حکومت میں بیٹھنا ہے اور کس نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. آئی پی پی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, آپ کو پتا ہے ان کو بھی سیٹیں سوٹیں آج کل دے دی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, ان سے جو وعدے کیے گئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی بالکل خالی ہو جائے گی, تو اس میں عملی طور پہ اپوزیشن نہیں ہوگی اگر پاکستان تحریک انصاف بالکل ہی اس ایوان کے اندر شامل نہیں ہوتی. دوسری ایک اور بات ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ یہ الیکشن لیجٹمیٹ نہیں ہوں گے. اگر تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے اس الیکشن سے باہر چلی جاتی ہے تو فرق تو پڑنا چاہیے, لیکن عملی طور پہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈھیٹ ہو چکی ہے کہ انہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑے گا. وہ بڑے آرام سے آپس میں کھیل کھول کے نورا کشتی کر کے ایک آدھی حکومت بنا کے کٹ پتلی وہ بٹھا دیں گے. تو عوام کی الیکشن میں دلچسپی تو ختم ہو جائے گی بالکل ہی جب پاکستان تحریک انصاف بھی باہر ہوگی. الیکشن ہی متنازع ہو جائے گا. مگر جو موجودہ مسلط رجیم ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں وغیرہ سے بھی باہر نکلی, پارلیمانی کمیٹیوں سے باہر نکلی, تو اس کا نقصان یہ ہوا, اس کا فائدہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی توجہ ادھر ہی پڑ گئی تھی. ان کو لگ رہا تھا وہ کاروباری مملکت چلا رہے ہیں اور وہ بالکل بھول بھال گئے تھے ہر چیز کو, پورا فوکس ہی ادھر ہو گیا تھا. اب عمران خان صاحب نے تو ہٹایا تھا اس لیے کہ ادھر پولیٹیکل سائڈ پہ آؤ, لیکن وہاں اب حکومت جو بھی قانون سازی کرتی ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا پاکستان تحریک انصاف کو. وہ جو بھی اندر کھاتے کام کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اندر کیا ہوا ہے, اور جب سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. اب جو چیزیں اپوزیشن کو نکالنی چاہیے تھیں وہ میڈیا نکال کر لاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو نا اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اس کی وجوہات بھی بتانی پڑیں گی کہ اگر انہوں نے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا, کس بنیاد پر کیا, اور اگر انہوں نے میدان کھلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ کیوں کیا اور کس بنیاد پہ کیا. اور یہ تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ حکومت بنانے دے گی اسٹیبلشمنٹ. ابھی تک تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں پہ ہو. آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ بہت غصے میں ہیں, خاص طور پہ شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد. یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کی تیاری کر لی ہے, اور وہ اتوار کے روز ایک بڑا احتجاج کرنے والے ہیں برطانیہ کے شہر لندن میں. تو مجھ سے جن دوستوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی آپ اپنے پروگرام میں بھی بتائیں تاکہ لوگ بڑے پیمانے پر اس پروگرام کے اندر شرکت کریں. تو اب امید یہ ہے کہ لندن میں بہت بڑے پیمانے پر لوگ آئیں گے اور احتجاج کریں گے. جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں, خاص طور پہ دیکھیں شوکت نواز میر صاحب گرفتار ہوئے, اس سے پہلے احمد فرحات صاحب گرفتار ہوئے ہیں, اور بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے. احمد فرحات صاحب کے بارے میں کبھی اطلاع آتی ہے کبھی نہیں آتی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور رضی طاہر صاحب کا تو شکر ہے کہ وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں, اور امید کی جا رہی ہے کہ اب جلدی ان کی بیل ہو جائے گی تو معاملہ شاید حل ہو جائے. سردار امان کشمیری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا راولہ کوٹ کے دھرنے میں. انہوں نے کہا جی کہ انتخابات کا طریقہ کار اپناؤ, ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں ہے کہ 12 چور اس پار سے لاؤ 12 چور اس پار سے لاؤ اور پھر حکومت بنا لو. یعنی وہ یہ کہتے ہیں 12 بندے آپ ادھر سے اپنے جتوا لیتے ہیں, 12 سیٹیں آپ یہاں پہ ادھر ادھر سے کر کے پوری کر دیتے ہیں, اور پھر اپنی حکومت آپ بنا لیتے ہیں. عوام کو ووٹ دینے اور اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے. نون لیگ کا تحریک آزادی کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ نون لیگ ہمیں یہ نہ بتائے کہ تحریک آزادی کیا ہے. نہ رانا ثناء اللہ کی یہ اوقات ہے کہ وہ ہمیں تحریک آزادی کشمیر کا درس دیں, اور نہ ہی خواجہ آصف کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اس جد و جہد پر ہمیں کوئی لیکچر دیں. ان کا تحریک آزادی کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے یہاں پہ پیپلز پارٹی کے اوپر تو نے کوئی تنقید نہیں کی, اور پیپلز پارٹی نرم سٹیٹمنٹس بھی دے رہی ہے. مثال کے طور پہ جو یہ خبر ہے میرے پاس, یہ جیو پہ چھپی ہوئی ہے, یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت ہے فیصل راٹھور, جنہوں نے کلعدم قرار دیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو, جن کے بعد اختیارات ہیں, جنہوں نے چاروں کے سر کے اوپر انعام بھی رکھا, جن کی حکومت نے 4 رہنماؤں کے سر کے اوپر انعام رکھا گیا, جن میں سے اب ایک جبری طور پہ لاپتہ ہے, یعنی ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, گرفتاری نہیں ڈالی گئی, نہ ہی کسی عدالت میں پیش کیا گیا شوکت نواز میر کو, اور یہ اب ایک نارمل چیز پاکستان میں سمجھی جا رہی ہے. تو مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہے, ایک جائز مطالبہ ہے. اب یہ کہنا شروع ہوگی پیپلز پارٹی, یعنی پیپلز پارٹی پہلے کسی اور طرف کھڑی تھی, اب وہ یہ کہہ رہی ہے بالکل جائز گلہ ہے, مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سیٹیں پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے,
اور مریم نواز पंजाब से ज्यादा सीटें छीन लेगी ताकत के बलबूते पे, और वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगी. तो पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि अगर हुकूमत बनानी है तो आजाद कश्मीर वालों को राजी करो, और पीटीआई जो है उसको गेम से बाहर तो वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने कर लेना है. तो एक हुकूमत तो बन गई गिलगित बल्तिस्तान में, तो एक और आजाद कश्मीर में हुकूमत बना लेते हैं, और हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट आजाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दे दे. आने वाले दिनों में आप बिलावल और जरदारी के मुंह से एस्टेब्लिशमेंट की काफी और तारीफें भी सुनेंगे. नादरीन, हम काफी अरसे से बात कर रहे थे, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है. मैं वक्तन फवक्तन इसके ऊपर बात करता हूं, लोगों को बड़ी आग लगती है, गुस्सा आता है कि इस पे बात क्यों करते हैं. मैं डीजीआईएसपीआर का वो स्टेटमेंट भी सुनाता हूं, मेरी फौज के तर्जुमान है कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे. तो इस बात को बड़ा माइंड किया जाता है. लेकिन अब शुक्र है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत ने होश के नाखून लिए हैं और इस पर बात करना शुरू की है. मैं लंबे अरसे से खबरदार कर रहा हूं, और ये मैं कई सालों से खबरें दे रहा हूं. जब जब इंडिया ने पाकिस्तान के पानी के ऊपर कोई नया मंसूबा शुरू किया, मैंने सबसे पहले रिसर्च करके उसके ऊपर खबर देने की कोशिश की. जब इसके बारे में एक छोटी सी खबर भी आई तो मैंने पूरी तहकीक करके एक एक चीज कौम के सामने रखी. ये हमेशा से मैं करता हूं, और अब यह सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ गया. इंडिया बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है और झेलम और चनाब को फारिग करने वाला है. दरियाए सिंध के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, और यह बात पूरा पाकिस्तान जानता है. तो पहली मर्तबा अब इनको होश के नाखून आए थोड़े से, और सिंध तास मुआहदे के ऊपर इन्होंने जनाब यकतरफा किस्म की कॉन्फ्रेंसेस बुलाना शुरू कर दी हैं. इसमें मेरे ख्याल में ना राब्ते करने चाहिए इंडिया के साथ, इंडिया को अंगेज करना चाहिए. इस हुकूमत ने इंडिया के साथ राब्तों में कोई कबाहत नहीं है. इन्हें ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कुट्टी होगी इंडिया के साथ, इनके राब्ते हैं. हॉटलाइन हर वक्त चलती रहती है, और एक जंगबंदी हुई है, और इसके बीच में कुछ बातचीत भी हुई है इनकी. तो इंडिया के साथ राब्ते करें. जो सालिस मौजूद हैं ये सिंध तास मुआहदे के, तो वो उन सालिसों और जामिनों के साथ बातचीत की जाए, उन्हें होश दिलाया जाए. हर फोरम पे पाकिस्तान को जाना चाहिए. लड़ाई जो है वो किसी भी मसले का आखिरी हल हो सकता है, और लड़ाई कभी भी मसले का हल नहीं होती. लड़ाई खुद ही एक मसला होती है, लेकिन बाद औक़ात लड़ाई के बाद मसले का हल निकल आता है, जब दोनों फरीकैन को होश आती है कि लड़ाई में काफी नुकसान हो गया. तो लड़ाई तो मसले का आखिरी हल होता है. बातचीत करें, डायलॉग करें, बैठे किसी तरह कायल करें, कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए. और अगर अब कोई लड़ाई हो जाए या कोई कार्रवाई हो जाए ना, तो फिर पाकिस्तान को अब 70 साल से जो कौम के साथ वादे किए गए ना वो पूरे करने चाहिए. यानी सियाचिन इंडिया ने छीन लिया, कारगिल पे इंडिया ने कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान की तो जमीनों पे इंडिया ने कब्जा ही किया है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक. तो अब पाकिस्तान की बारी है. पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर को आजाद करवाना चाहिए. पाकिस्तान की फौज ने 70 साल से वादा किया हुआ है कि कश्मीर को हम आजाद करवा कर देंगे, तो वो भी करने पर लगे हाथों जब भी कभी कोई मामला छिड़े तो. और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के पानी के ऊपर जितने बंद हैं फिर वो खत्म किए जाए, ताकि पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान में बगैर किसी रुकावट के एक फ्लो के साथ आ सके. नादरीन, तेल महंगा हो जाता है पाकिस्तान में. एक अजीबोगरीब चीज मैं आपको बताता हूं, अब तेल सस्ता करने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है. वो एक के बाद एक टैक्स उसके ऊपर लगाते चले जा रहे हैं. कोई इन्वायरमेंटल लेवी है उसको भी बढ़ा दिया इन्होंने. यानी किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ देने के लिए यह हुकूमत तैयार नहीं है. आलमी मंडी में तेल की कीमतें जंग से पहले वाली सूरत हाल से भी नीचे चली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं. जंग हो जाए ना, आलमी मंडी में तेल महंगा हो जाए, तो पाकिस्तान में उसके असरात 24 घंटे में आते हैं. आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया तो पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर तेल महंगा हो जाता है. लेकिन आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया तो पाकिस्तान में उसके असरात 3 हफ्ते से 1 महीने के बाद आते हैं. हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को. यानी वहां महंगा होता है तो आप 24 घंटे में यहां महंगा कर देते हैं, वहां सस्ता होता है तो आपको सस्ता करने में 3 हफ्ते से 1 महीने तक मौत पड़ जाती है कि जनाब हमने सस्ता नहीं करना. तो अजीबो गरीब किस्म के जेब कतरे जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं. नादरीन, यहां पे एक फैक्ट है जो पेश किया डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब ने. यह फैक्ट मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको मैं याद दिलाता रहता हूं कि आईपीपीज का जुर्म पाकिस्तान के साथ शरीफ खानदान ने सबसे बड़े पैमाने पर किया. इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ चीजों को रोका और फिक्स किया. अगर इमरान खान साहब 2021 में आईपीपीज के साथ बातचीत ना करते और डॉलर रेट 148 के ऊपर फिक्स ना करते तो आज सूरत पता क्या होती, ये मैं आपको बताता हूं. हुआ यह था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि डॉलर तो महंगा होता चला जा रहा था और उसने 200-250 तक पहुंचना था. इमरान खान साहब के दौर में जब डॉलर का रेट 175 था तो इमरान खान साहब ने आईपीपीज को इस बात के ऊपर कायल कर लिया और उनके साथ मुआहदा कर लिया कि आप 148 पे फिक्स कर दें. डॉलर चाहे 500 का भी हो तो आपको 148 के हिसाब से पेमेंट की जाएगी,
क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो डॉलर के रेट पे दिया था, उनको पता था 300 तक डॉलर जाएगा तो मुनाफा ही मुनाफा आईपीपीस का, कमीशन ही कमीशन, मौजे ही मौजे। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको 148 पे फिक्स कर दिया, और अब जब डॉलर 350 रुपए का या इससे ज्यादा कीमत का है, लगभग 300 रुपए के आस पहुंचा हुआ है, तो नतीजा पता क्या निकलना था? अगर इमरान खान साहब ये डॉलर रेट 148 पे फिक्स ना करते तो आज पाकिस्तान के ऊपर 2500 अरब के बजाय 5000 अरब चढ़ता हर मर्तबा, और पाकिस्तानियों को यह पे करना पड़ता। तो अब भी जो है वो वफाकी वजीर पानी और बिजली ने खुद कहा कि जनाब हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 1 यूनिट होती है, और जो हम पैसे देते हैं वो 4 यूनिट के देते हैं। नादरीन, आपको बोर्ड ऑफ पीस याद होगा, साबिर शाकिर साहब इसको बोर्ड ऑफ नेतन कहते हैं, नेतन्याहू। तो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया था इसराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान उसका हिस्सा बना, आपको अच्छी तरह याद होगा। अब वो मुतहरिक हो गया बहुत तेजी से और वो अपना काम शुरू कर चुका है। बोर्ड ऑफ पीस के तहत बहुत सारा जो दिफाई साजो सामान है, गाड़ियां हैं, इक्विपमेंट है, वो गजा में पहुंचाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, इसके मुताबिक फलस्तीनियों को मैसूर पनाहगाहों में धकेल दिया जाएगा और फलस्तीनी वहां पे बंद हो जाएंगे, और ये पूरा जो एरिया है ना गाजा का, ये एक अजीब जंगल बन जाएगा। यानी यहां पे जो अमीरों के इलाके हैं वो डेवलप किए जाएंगे, बहुत महंगी महंगी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत दूर दराज से लाके लोगों को बसाया जाएगा। तो यहां रियल स्टेट का एक कारोबार होगा, और बीच में छोटी छोटी जेलें कायम की जाएंगी, छोटी छोटी कैद खाने कायम किए जाएंगे, जहां पे मजबूर और गरीब फलस्तीनियों को रखा जाएगा, और इन फलस्तीनियों से चाकरी और काम और गुलामी करवाई जाएगी उन बड़े और ताकतवर लोगों की जिनको ये इलाका गिफ्ट किया जा रहा है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो गया और इस पे काम हो गया तो आप देखिएगा ऐसे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, मेरी ये पेशन गोई है, और बाकायदा जो डिजाइन है उसको देखे तो आपको इसका आइडिया हो जाता है। अरब ममालिक के अंदर बहुत सारे तज्जियाकार इसके बारे में इसी अंदाज में ना सिर्फ बात कर चुके हैं, बल्कि वेस्टर्न तज्जियाकार भी इसको ऐसे ही बयान करते हैं। नादरीन, जो इस वक्त खामनाई है, मुश्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी जान को खतरा है। और देखें, उनको सामने आना होगा उस वक्त जब उनके वालिद की तदफीन होगी, और उसके लिए 6 जुलाई का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचेंगे ईरान में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। कुछ और आलमी रहनुमा उनको भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे। तो दुनिया भर से लोग जा रहे हैं ईरान में, और यही एक गारंटी है ईरान के लिए कि उस बीच में कोई हमला हमारे ऊपर नहीं होगा और हम तदफीन कर पाएंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की, शहीद की। तो अब दुनिया से लोग जा रहे हैं, सहाफी भी जा रहे हैं, बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जो हैं वो ईरान में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का खतरा मौजूद है कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा मुश्तबा खामनाई को, और उनके ऊपर मुस्तकबिल में अटैक किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बयान जारी किया, और वो इसराइल की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसपे ईरान ने फौरी तौर पर वार्निंग दी है। इसराइली वजीर दिफा काटस की जानिब से खामनाई को मौत का हदफ करार देने पर इराकची ने इसराइल को वार्निंग जारी की है। वजीर खारजा इराकची ने बुध के रोज खबरदार किया कि हमारे अवाम और क्यादत के खिलाफ किसी भी खतरे का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस बात का पाबंद किया है कि वो तिल बैब में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद रखे, और इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने अपने आका को नजरअंदाज किया तो ईरान उन्हें बहुत बुरा सबक सिखाएगा। अब ये इसराइल ने कहा कि वो मौत का निशाना बन सकते हैं, मौत का हदफ है खामनाई, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ताबड़तोड़ किस्म का जवाब देंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि खैर आफियत के साथ ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद कोई इस तरह की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल मजीद कोई खतरा पैदा कर सके पूरे रीजन में।